आपको 7 साल की तक की सजा हो सकती है या मिनिमम 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है। भले ही आपने ऑनलाइन लोन लिया हो, आपने टेलीफोनिकली लिया हो, तो उसका क्या ग्राउंड है, क्या कारण है, आपकी जेल का क्या प्रावधान है, किस तरीके से आपकी 3 किस्तें डिफॉल्ट होने पे आपकी जेल हो सकती है। आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपकी अगर 3 किस्तें रुक गई हैं, 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं, तो किस कारण से आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपको जेल की सजा किस कारण से, किस सिचुएशन में 3 किस्तें डिफॉल्ट होने पे आपकी जेल हो सकती है। भाई, आपने किसी बैंक, NBFC कंपनी से कोई लोन लिया, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरह का व्हाटएवर, तो ज्यादातर बैंक और NBFC कंपनी आपसे चेक लेते हैं। अब जब आपने बैंक या NBFC कंपनी को चेक दे दिया तो उनके पास पूरी पावर, आपका लोन डिफॉल्ट होने के बाद आपकी 3 किस्तें डिफॉल्ट होगी, वो उठा के उसको 2 के बाद भी कर सकता है, उसको चेक को बाउंस करवा सकते हैं। मेरे देखने में आया वो हमेशा अदर स्टेट में उसको चेक को बाउंस करवाते हैं। क्या कारण है? ताकि ये परेशान और हरास हो जाए। आपने जम्मू कश्मीर से लोन लिया, आपका केरला में करवा दिया बाउंस। अब केरला में भाई बैंक और NBFC कंपनी के लिए तो सारा देश एक गांव की तरह है, लेकिन आम आदमी के लिए तो वो बहुत दूर है ना। यहां से 6000 किलोमीटर इधर और 2000 किलोमीटर, लगभग 7000 किलोमीटर दूर उसका जाके वो करवा दिया। ओ भाई, वो प्लेन से जाएगा तो 20-30 हजार रुपए उसके लगेंगे, 40 हजार रुपए भी लग सकते हैं। अरे ट्रेन से भी जाएगा 10-15 हजार रुपए उसके फिर भी लगेंगे। एक हफ्ते में वहां पहुंचेगा, उसकी दिहाड़ी खराब होगी, मजदूरी खराब होगी, केस उसको जरूर लड़ना पड़ेगा। अगर 138 का चेक बाउंस का केस कर दिया तो सजा का प्रावधान कैसे है, जेल कैसे हो सकती है? भाई, अगर आपने उसको इग्नोर किया, अगर आपको पता करना है ये जेन्युइन नोटिस है क्या फेक नोटिस, डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। कई बार ये चवन्नी छाप फेक नोटिस भी 138 का भेज देते हैं, कोर्ट का भी भेज देते हैं एडिट करके। बहुत से ऐसे भी मेरे केस देखने में आया। लेकिन अगर वो जेन्युइन है, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट आपको बुला रही है, केरला में बुला रही है या कहीं भी बुला रही है देश के किसी भी कोने पे, क्योंकि नियम ये है, जहां भी केस, जहां भी आपका चेक बाउंस होएगा, उसी जुडिशरी में, उसी जो भी उस अदालत का अधिकार क्षेत्र में, जिस भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में वो बैंक खाता होगा, वहीं पे वो केस रजिस्टर्ड होएगा। अब उन्होंने वहां करवा दिया, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे। 1 तारीख लगेगी, कोर्ट का नोटिस आएगा, फिर नोटिस आएगा, फिर नोटिस आएगा, नहीं जाओगे तो आपको कोर्ट भगोड़ा घोषित कर देगी। अब जब आपको भगोड़ा घोषित कर देगी तो कोर्ट के पास एक स्पेशल पुलिस होती है जिसको PO स्टाफ बोलते हैं, भगोड़ों को पकड़ने वाली पुलिस। अब वो वहां की पुलिस आके, आप चाहे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको आके वहां से अरेस्ट करने की उनके पास पूरी पावर है। और अरेस्ट करके आपको वहीं की जेल में ही डाला जाएगा जहां का, जो उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जो जेल होगी। इस कारण से आपकी जेल का प्रावधान है। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना ना करें, अपना केस लड़े, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि किस किस कारण से जेल हो सकती है 3 किस्त डिफॉल्ट होने हुए। अदरवाइज आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, अगर यह कारण नहीं है तो आपकी जेल का कोई प्रावधान नहीं है, यह तो सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। लेकिन यह कारण अगर है तो आपका पर्चा 100% दर्ज हो सकता है। आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। जेल में कम से कम न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है। 14 दिन के लिए कम से कम जेल में जाना पड़ेगा और उसके बाद भी जमानत करवानी पड़ेगी। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आप भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि उसमें बचाव का क्या तरीका है। अभी उसके बारे में डिटेल में बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बहुत से मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि चवन्नी छाप फर्जी पुलिस वाले भी बन के फोन कर देते हैं। ऐसे आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। अगर वो कारण, वो ग्राउंड ना रहे, अगर आपने नॉर्मल लोन लिया है तो अगर आपका नॉर्मल सिचुएशन में लोन है, आपने कोई फ्रॉड नहीं कर रखा है बैंक या NBFC कंपनी के पास, तो आपका सारे देश के किसी भी कोने में, किसी भी थाने या चौकी में आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है। अब लोगों के ने ये काम किया भी नहीं है, जो ये ग्राउंड मैंने बताया ये भी नहीं किया, और फिर भी उनके पास अगर पुलिस का फोन आ रहा है तो आप समझो कि चवन्नी छाप है। ये चवन्नी छापी फर्जी पुलिस बन के लोगों को परेशान और हरास करते हैं। फर्जी 30,000 थाने से बोल रहा हूं, फलाने थाने से, करोल बाग थाने से बोल रहा हूं, फलाने से। ज्यादा की बेफालतू की बकवास है इनकी। सबसे पहले तो जब आप लोन लेते हैं
तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है और उसके बाद एफआई करती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन। अब लोग ये कहते हैं कि भाई जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर ली और हमने कुछ गलत कर भी दिया और बैंक ने उसको फील्ड इन्वेस्टिगेशन ओके कर दिया, तो बैंक हमें कैसे पकड़वा सकता है या एनबीएफसी कंपनी हमारी जेल कैसे करवा सकती है? साथियों, जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, सिक्योर लोन लेते हैं या अनसिक्योर लोन लेते हैं, आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट में 50 तरह की शर्तें लिखी होती हैं जो कि आम और खास आदमी कभी उनको पढ़ते नहीं है और उस पर साइन कर देते हैं। ऑनलाइन भी लेते हैं तो भी आप उस पे एग्री करते हैं, वो एग्रीमेंट ही माना जाएगा। अब उसके अंदर यह शर्त भी होती है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इनको, जो भी आपने अपने बारे में बताया है, वो आपके ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व दुरुस्त है। अगर वो गलत पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बैंक या एनबीएफसी कंपनी कर सकता है। अब वो आपने लिख के दे दिया। अब अगर आपने लोन लेते टाइम कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, बहुत से मेरे देखने में ऐसे आया कि बहुत से डीएसए फैले हुए हैं हमारे देश में, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उनको ग्राहक लाके देते हैं और अपनी कमीशन ले लेते हैं। कुछ डीएसए ऐसे भी हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते हैं, पार्टी को किसी का लोन ना हो सकता हो, एलिजिबल ना हो लोन लेने के लिए, वो उसको ये कहते हैं कि भाई मैं तेरा लोन करवा दूंगा, इतने % कमीशन ले लूंगा, और उसको पैसे की जरूरत है, उसको लोन मिल नहीं रहा, को कहेगा ठीक है भाई सब। उसको ये नहीं पता कि फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा और उसके साइन मारेगा। भाई साहब ये क्या करते हैं, फर्जी आईटीआर तैयार कर देते हैं, फर्जी आपका बिजली का बिल तैयार कर देंगे, फर्जी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर देंगे, या और भी कई तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स ये बनाते हैं। बहुत से डीएसए वाले, सारे नहीं लेकिन बहुत से ये काम करते हैं। अगर आपने ऐसे किसी डीएसए के करवाया और उसने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया और आपने उसके ऊपर साइन मार दी, इस स्थिति में इस ग्राउंड के ब्याप पे आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। 420 का 420 का आपको 7 साल की जेल का प्रावधान है इस केस में। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, सारे जेन्युइन दिए थे, आपकी एफआई भी होगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी होगी, बाद में आपने मकान बदल लिया, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आज मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूं और मैं आज लोन ले और मैं एड्रेस अपने भाई के घर का दे दूं, फिर वो फेक है, फिर मेरे खिलाफ भी 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये ग्राउंड है, अदरवाइज पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा ग्राउंड क्या है जो पुलिस का केस आपके ऊपर हो सकता है और आपकी जेल का प्रावधान है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें पर्चा दर्ज हो सकता है अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, तो उसमें आपका सारे देश के किसी भी थाने या चौकी में बैंक या एनबीएफसी कंपनी पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। उनको वहां आने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, आप अगर विलफुल डिफॉल्टर हो, विलफुल डिफॉल्टर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? भाई आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का 1-1.5 लाख रुपए देना है, पर्सनल लोन है आपका, बिजनेस लोन है किसी तरह का, और आप 70 लाख रुपए की ऑडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं, आप ही के वो नाम है, तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाओगे कि आपकी इंटेंशन ही यही थी कि भाई मैं इस बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा लेके मैं इसका नहीं दूंगा तो ये मेरा क्या कर लेगा। इस स्थिति में भी आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। लेकिन मेरे देखने में आया कि मध्यम वर्गीय परिवार के आदमियों ने ज्यादातर ये ऐसा काम कर ही नहीं रखा है। ना तो उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, ना ही उनके पास कोई इतनी बड़ी गाड़ी है, और इतनी बड़ी है तो वो 1-1.5 लाख रुपए की ठगी कर भी नहीं रहे हैं। इनसे डरे घबराए नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार। अब